Good morning student. Welcome to SJI ऑनलाइन क्लास 6 हिंदी मीडियम में हिंदी साहित्य में पाठ 2 मित्रता नामक कहानी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। बच्चों, आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मित्रता। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। धड़ाधड़ का अर्थ होता है लगातार, और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है, अर्थात बदल जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढालकर, चाहे वह राक्षस बनाए या फिर देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम लेते हैं। कैसे? आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव यदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते, वे उनमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बात किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, अर्थात मित्रता जो है उसका उद्देश्य क्या है। क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य नहीं है? यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि के समान होता है। हमें अपने मित्रों की यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करके दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे, तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि
हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय में उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेही बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है ना उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है। कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें अच्छी लगती हैं और कितनी जल्दी हम उनका बुरा मान जाते हैं। सहपाठी की मित्रता की उक्ति में हृदय के कितने बाहरी उतल पुतल का भाव भरा होता है। धन्यवाद छात्रों, आज के लिए इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में यह पाठ जारी रखूंगी। Have a wonderful morning to one you all. I really welcome you on this video lecture class. Students, the class is for class 6. The subject is English literature and the chapter number 1. The chapter number 1, Anansi in a Fix. Students, we have already started this chapter in 2 classes. Last classes we have started it. And we have studied till 4th paragraph. I just want to memorize you the last story that we studied yesterday. The last story was Anansi wanted to be in both the places. Anansi is a person, he is a central figure in this story. He wanted to be both the places. वो दोनों जगह पर रहना चाहता था. He wanted to attend eagerly both the feasts. दोनों जगह पर दावत अटेंड करना चाहता था. And he had an idea into his mind. उसके दिमाग में एक आइडिया था. Because he was very clever by his nature. क्योंकि अपने नेचर से बहुत क्लेवर था. He was very cunning person. So he ordered his son to bring a rope for me. एक रस्सी लाने के लिए बोलता है अपने दोनों बच्चों से. The boys looked at each other and shook their heads doubtfully. The boys looked at each other. Wherever 2 persons are there, we have to use each other, and when more than 2 persons are there, we have to use one another. जब 2 लोग होते हैं तो हम लोग each other लगाते हैं, and when more than 2 people होते हैं तब हम लोग one another लगाते हैं. So there are 2 boys. And they had doubt into their minds. उनके दिमाग में डाउट था. They were suspicious. वो बहुत ज़्यादा परेशान थे. Addressing each of the boys in a turn, Anansi said, "Get me a long, strong rope, each of you." तुम दोनों में से प्रत्येक एक you have to bring one a very long and strong rope for me. तुम दोनों एक करके मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत और लंबी रस्सी लेकर आओ. द बॉयज गॉट द रोप्स. बच्चे रस्सी लेकर आते हैं, रोप्स लेकर आते हैं. अनांसी टाइड वन एंड ऑफ द ईच रोप अराउंड द मिडिल ऑफ हिज बॉडी. अनांसी ने क्या किया कि एक रस्सी का वन एंड, एक रस्सी का जो एक छोर होता है, दूसरी रस्सी का जो एक छोर था, उसको अपनी बॉडी के मिडिल में इट टाइट बहुत ही कसकर अपनी बॉडी में उसने बांध दिया. नाउ इंटुमा माय सन, नाउ एड्रेसिंग टू हिज सन, टेक्स वन एंड ऑफ द रोप इन योर हैंड. यानी यू हैव टू टेक वन एंड ऑफ योर रोप. इट मीन्स टू से आपको
रस्सी का एक छोर अपने हाथ पे रखना है. You have to take one end of your rope. Hold it tightly. Hold it tightly. You have to hold it tightly. कसकर आपको इसे पकड़ना है. And run as fast as you can to the upper village. It means to say you have to go to the upper village side. तुमको upper village side पर जाना है. And you have to run as fast as you can. जितना तेज तुम दौड़ सकते हो उतना तेज तुमको दौड़ना है. And as fast as the feast start, give the rope in your hand a good pull. जैसे ही feast means dinner party started शुरू हो जाती है, तुम्हें क्या करना है? Give the rope in your hand a good pull. तुम्हें अच्छे से खींचना है रोप को. I will come at once to lead the foot. So as soon as you will pull the rope, I'll come there to attend the feast. Anansi then gave the order each of the second rope to his younger son. There were two sons, one is Anansi and second one is Hintukuma. So उसने बोला अपने younger son से कि तुमको क्या करना है? You have to take one end of the end of the second rope and told him to go to the lower village. तुमको lower village में जाना है. Give the rope a pull when the feast begin. And you have to also do the same thing as your elder brother is doing. You have to take a good pull when the feast started. जैसे ही पार्टी शुरू हो जाती तुमको भी रस्सी को खींचना है. Next para. Intukuma and Quetzum agreed to do what their father had said. They agreed. Agreed means they accepted. It's the second form of the main verb. They accepted his decision. Both the boys started to run. Both the boys. They both started to run. दौड़ना शुरू कर दिया. Holding the end of their ropes in their hand. वो लोग अपने हाथ में रस्सी का एक-एक कोना पकड़े हुए थे. Intukuma to the upper village. As I told you student, Intukuma कहाँ पर गया? Upper village में गया and Quetzum to the lower village. और वो lower village में गया, नीचे वाले गांव की तरफ गया. Now it happened that the feast started in both the village at the same time. But what happened? Feast had started at the same time in both the village, in upper village and in lower village. When it began in the upper village, जैसे ही upper village में शुरू होती है, Intukuma gave the rope in his hand and pulled. Intukuma ने रस्सी को अपने हाथ में ले लिया और एक उसको पुल करना शुरू कर दिया. At the same time, Quetzum gave his end of the rope a pull. और वहाँ पर भी फीस शुरू हो जाती है तो Quetzum ने भी उसने भी क्या किया? रस्सी को खींचना शुरू कर दिया. Both the boys को दोनों लड़कों ने जब रस्सी को खींचना शुरू कर दिया, but Anansi could not run either way. लेकिन Anansi को क्या हो रहा था? वो ना तो इधर जा पा रहा था ना ही इधर आ पा रहा. He was not able to move any place because both the boys were pulling the ropes tightly. Because as they pulled the ropes tightened around the waist, because the rope was tightened in his waist, so he was not able to reach in any place. The boys did not know about this. The boys were ignorant about this. They pulled and pulled. Many times they pulled, and as they pulled, the rope kept tightening and tightening because they were pulling as much as they could, so the ropes kept tightening and tightening. Hurry up, father, they shouted. If you don't, there will be no food left. If you don't, there will be no food left. He is addressing to his father, not addressing, he is crying. They are shouting, both the boys were shouting. If you don't be there, अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे तो खाना खत्म हो जाएगा. But there were no sign of their father. लेकिन father को
कोई भी ऐसा साइन नहीं मिल पा रहा था. They were not listening anything. They pulled and pulled until they were quite exhausted. The list of the difficult word I have written over here. Happened means occurred, कोई चीज घटित होना. Tightened means tight, tightly, कस के बांधना. Exhausted, the word exhausted is written. Exhausted, badly tired. जब वो थककर बिल्कुल चकनाचूर हो गए बच्चे, the poor boys did not stop pulling until the feast came to an end. जब वो बच्चे तब तक उन्होंने रोप को पुलिंग करना नहीं छोड़ा जब तक कि दावत खत्म नहीं हो गई. Then they rejected their steps to see. Rejected their steps. Rejected their steps is what? Walk back. तब वो वापस आए ये देखने कि what has happened, कि क्या हो गया है. And why their father had not come. उसके father क्यों नहीं वहाँ पर आ रहे हैं. I strained sight met their eyes. उनको एक बहुत ही विचित्र दृश्य देखने को मिला. There was a horrible scene for them. The tight ropes Anansi had squeezed him completely out of the space. Squeezed मतलब होता है निचोड़ देना. Squeezed means निचोड़ना. The meaning of squeezed is written over here. Pressed something firmly. बहुत दृढ़ता से किसी चीज को प्रेस कर देना. So जो उसकी मिडिल बॉडी में जो रोप, जो रस्सी टाइटली बंधी हुई थी, तो बच्चों ने जब उसको इतना पुश किया था, इतना पुल किया था, तो क्या हुआ था, उसकी बॉडी आउट ऑफ शेप हो गई. उसकी बॉडी कंप्लीटली स्क्वीज्ड हो गई थी, निचोड़ दी गई थी. The middle of his body where the ropes had tightened. उसकी बॉडी का जो बीच का हिस्सा था जहाँ पर रोप बंधी हुई थी, was thin. बिल्कुल क्या हो गया था, पतला हो गया था. As a reed. Reed means the meaning of the reed is written thin tall grass. जैसे कोई पतला सा गन्ना होता है. In the same way his body is turned. ऐसी हो गई थी उसकी बॉडी. And below the waist he has puffed out like a balloon. और वेस्ट के नीचे वाले हिस्सा उसका swollen हो गया था, फूल गया था, puffed out like a balloon. The sad truth was, तो की सच्चाई ये थी, the bitter truth was, greedy Anansi had turned into a spider. Greedy Anansi यानी जो लालची अनांसी था, he was died, he has met to his end because of his nature, because of his greedy nature. And he became like a spider. जैसे एक मकड़ी होती है, मकड़ी का एक जाल होता है, बिल्कुल थिन होता है. In the same way, his body is turned like a spider. So student, this is the story. The whole story is completed. The first chapter is completed today. So have you got any moral from this story? Have you got any lesson from the story? The moral of the story is that we should not be greedy. We should not be greedy in our life, because the result of greediness is always bad. So we should not be greedy. We must be desirous. We must be ambitious. इच्छाएं होनी चाहिए, महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन किसी भी चीज को ज्यादा पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए. Because in this story, Anansi want to be remain in both the places. That's why he got such type of the horrible ending. So student, the exercise of this lesson we will continue in your next class. That is enough for you today. Thank you and have a nice day to one you all. Myself Rakesh Kumar, maths teacher of शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन. मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है. तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 1.1 तक अध्ययन कर लिया था. अब इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 1.2 का अध्ययन करेंगे. तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न संख्याओं के पूर्ववर्ती पद लिखो या पूर्ववर्ती लिखो. पूर्ववर्ती का मतलब है ठीक पहले आने वाली संख्या को पूर्ववर्ती कहते हैं. तो किसी भी संख्या
की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हमें उस संख्या में -1 करना रहता है। तो 8000 पहला पार्ट है, 8990 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर, इसमें से एक घटा दें, 8990 माइनस 1, तो बराबर आ जाएगा 90 में से 1 घटाओगे तो कितना रह जाएगा, यहाँ 10 में से 1 कम करोगे तो 9 हो जाएगा, 8 रह जाएगा, 9 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, 8989 हो जाएगा। तो ये आपको आंसर मिल गया, यानी 8990 की पूर्ववर्ती संख्या 8989 होगी। इसी प्रकार से 999 की पूर्ववर्ती संख्या, अब पूर्ववर्ती का मतलब ये है पहले वाली, तो बराबर होगा, इसमें से एक घटाएं तो 999 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 998। 9 में 1 घटाएंगे 8 बचेगा, और ये 9 रह गया और ये भी 9 रह गया, तो 998 हो गया। ये भी आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर पहले में 4 पार्ट हैं, 2 हमने बता दिए, 2 आप खुद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है नंबर 2, निम्न संख्याओं का उत्तरवर्ती पद, निम्न का उत्तरवर्ती पद, उत्तरवर्ती पद का मतलब है ठीक आगे आने वाली संख्या। तो इसमें भी 4 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट आपका है 89,999, 89,999 का उत्तरवर्ती में क्या करना है, हमको 1 जोड़ना रहता है। आगे आने वाली संख्या मालूम करनी, ठीक आगे आने वाली, तो 1 जोड़ दे तो हो गया 8999 प्लस 1। अब 1 जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ से ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 0 0, ऐसे यहाँ 9 हो जाएगा, 9 और कितने 0 हो जाएंगे, 4, यानी 90,000 इसकी उत्तरवर्ती संख्या होगी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में है किन्हीं 2 लगातार क्रमागत संख्याओं का कोई 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बताइए जिनका योग 7 है, यानी क्रमागत 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग 7 है। तो हम पहले मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x, हमने पहली संख्या को मान लिया x, क्रमागत दूसरी संख्या बराबर, तो क्रमागत कैसे मिलती है, 1 जोड़ने पर आगे आने वाली संख्या मिल जाएगी, तो x प्लस 1, तो दोनों संख्याएं मिल गई, एक हो गई x और क्रमागत दूसरी संख्या x प्लस 1। अब अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 7 के बराबर होगा, तो प्रश्नानुसार x प्लस 1 इक्वल्स टू 7, पहली संख्या हो गई प्लस क्रमागत दूसरी संख्या हो गई। अब लेफ्ट साइड में x और x जुड़ जाएंगे तो हो गया 2x बराबर, इस 1 का साइड चेंज करके इस तरफ ले जाएंगे तो 7 माइनस 1, तो 2x इक्वल्स टू 7 में से 1 सेपरेट करेंगे तो 6 रह जाएगा, x इक्वल्स टू 6/2 और 2 से कैंसिल हो गया 3। तो पहली संख्या आंसर मिला आपको, पहली संख्या बराबर 3 और क्रमागत दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 था, तो x की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, यानी 3 और 4 दोनों क्रमागत संख्याएं आपको मिल गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है 91
और क्वेश्चन नंबर 4 91 और 999 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये जानने के लिए हमें 999 में से 91 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 999 माइनस 91 इसमें से घटा दें तो 9 में से 1 कम करेंगे तो बराबर कितना हो गया 8, और 9 में से 9 कम करेंगे 0 हो गया, यहाँ 9 बना रहा। अब इसका अंतर तो हो गया, लेकिन हमें इसमें +1 करना होगा, क्योंकि 91 को भी इसमें नहीं जोड़ा, तो +1 तो एक वस्तु कितना हो गया 909, यानी 91 999 और 91 के बीच में टोटल संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्याएं 909। ये आंसर आपको मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थान में स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में लेस देन और ग्रेटर देन एंड लेस देन का चिन्ह लगाइए, का चिन्ह लगाओ। इसको करने के लिए पहला पार्ट है इसमें 321 और डॉट डॉट है 312। तो हमें ये जानने के लिए कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो पहले अंकों को गिनेंगे। तो 3 अंक इसमें भी हैं, 3 अंक इसमें भी हैं, तो अभी नहीं पता चला। 3 अंकों में से सबसे ऊपर वाला अंक 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, अभी भी नहीं पता चला कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। इसके ठीक नीचे वाले में इसमें 2 है और इसमें दहाई के स्थान पर 1 है, तो ये बड़ा हो गया 2, तो इसका मतलब है ये संख्या बड़ी हो गई, तो हमको इस तरफ को चिन्ह इसमें लगा देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप और 5 भी आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पार्ट हैं 4 पार्ट, तो ये 4 पार्ट भी आप कर सकते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लास 6 भूगोल पार्ट 1 सौर मंडल में विभिन्न ग्रहों के बारे में और ग्रहों की बनावट के बारे में बताया था। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रही हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी स्थलीय ग्रह और बाह्य ग्रह क्या होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं स्थलीय ग्रह। सौर मंडल में बुध, बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी और मंगल क्या होते हैं बच्चों? स्थलीय ग्रह होते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं बाह्य ग्रह। ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सभी क्या कहलाते हैं बच्चों? बाह्य ग्रह कहलाते हैं। यह ग्रह पृथ्वी के साथ तुलना में विशाल होते हैं। बृहस्पति की तरह इनकी गैसीय प्रकृति होती है और इन सभी का छोटा ठोस आवरण होता है। तो बच्चों, ये स्थलीय ग्रह है, ये हमारे बाह्य ग्रह हैं। स्थलीय ग्रह जो है हमारे क्या कहते हैं? सौर मंडल में अंतरतम रूप में पाए जाते हैं। तो ये कौन से ग्रह हैं? शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह क्या होते हैं? इनकी गैसीय प्रकृति होती है। और ये कौन से ग्रह होते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह। और इन सभी का क्या होता है? छोटा ठोस आवरण होता है। बच्चों, अब मैं आपको इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को समझाने जा रही हूँ। तो सौर मंडल को सामान्यतः तारा कहा जाता है जिनसे मिलकर बनता है, क्या बनता है बच्चों? उपग्रह। सूर्य विद्युत
प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सौर मंडल में ग्रह अंतरतम के रूप में पाए जाते हैं। कौन से ग्रह अंतरतम के रूप में पाए जाते हैं? स्थलीय ग्रह। और कौन से ग्रहों की गैसीय प्रकृति होती है? बाह्य ग्रहों की। तो बाह्य ग्रह किस रूप में प्रदर्शित होते हैं सौर मंडल में? ठोस रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो बाह्य ग्रह ठोस रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं कि सौर मंडल के ग्रहों के नाम लिखिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। तो सूर्य हमारा क्या हो गया सौर मंडल में बच्चों? तारा। और 8 ग्रह हैं सौर मंडल में। कितने हैं? 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी, बृहस्पति, अरुण, मंगल, अरुण और वरुण। अरुण, वरुण। और कितने उपग्रह हैं? 166 उपग्रह हैं। तो बच्चों सौर मंडल में हमारे सूर्य तारा है। सौर मंडल के केंद्र में स्थित तारा है। सूर्य का व्यास 3,90,000 किलोमीटर है और सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा करता है और सूर्य अपनी जगह से नहीं घूमता है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से बना गैस का गोला है, जिससे वातावरण में क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश का संचार होता है। और सूर्य के निकट एक लाल भवन तारा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। इसके बाद आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य से पहले स्थान पर आता है और यह ग्रह क्या होता है बच्चों? यह ग्रह छोटा ग्रह है। ये सबसे छोटा ग्रह है और सूर्यास्त होने के बाद खुली आंखों से हम इस बुध ग्रह को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरे स्थान पर आता है और इस ग्रह को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में 224 दिन का समय लगता है। शुक्र ग्रह को भी हम खुली आंखों से देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी सूरज से तीसरे स्थान पर आती है और पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है। और बच्चों पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जिसमें जीवन देखने को मिलता है। और पृथ्वी का उपग्रह क्या कहलाता है बच्चों? पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। मंगल। मंगल ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पर आता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मंगल ग्रह में लाल मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सूर्य से 5वें स्थान पर आता है और बृहस्पति ग्रह को सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 11 साल 317 दिन का समय लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं शनि। शनि ग्रह सूर्य से 6ठे स्थान पर आता है और शनि ग्रह को सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 175 दिन का समय लगता है। और यह सबसे इस शनि ग्रह का उपग्रह क्या है बच्चों? टाइमन। टाइमन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद हम बात करते हैं अरुण ग्रह। अरुण ग्रह सूर्य से 7वें स्थान पर आता है और अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? 13 मार्च 1781 में अरुण ग्रह की खोज की थी विलियम हर्शेल ने। किसने की थी बच्चों खोज? विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। और सबसे लास्ट ग्रह हमारा क्या हो जाएगा? वरुण। वरुण ग्रह सूर्य से 8वें स्थान पर आता है और इस ग्रह को हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये सभी हमारे ग्रह हैं। तो कितने सौर मंडल के ग्रह कितने हो गए? तारा 1 हुआ, सूर्य 8 ग्रह हो गए, बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, अरुण और वरुण। और उपग्रह कितने हो गए? 166 उपग्रह हो गए। बच्चों हम बात करते हैं कि बुध, शुक्र,
I will teach you chapter first, प्राचीन काल। प्राचीन काल के बारे में हम आपको बताएंगे। प्राचीन काल के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें नीड होती है, हमें आवश्यकता होती है इतिहास के बारे में जानने के लिए। इतिहास क्या है? व्हाट मीन्स इतिहास, माने इतिहास का अर्थ क्या है? तो बच्चों, इतिहास का अर्थ यानी इतिहास में सामान्य मानव जीवन माने एक ऑर्डिनरी लाइफ के अलावा हम उसके विकास, संस्कृति और सभ्यता तथा उन घटनाक्रमों का भी अध्ययन करते हैं, माने उन घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं जो किन्हीं निश्चित घटनाओं के होने के लिए उत्तरदायी थी। मीन्स मुझे इतिहास के माध्यम से ये पता चलता है कि मानव ने अपने जीवन में किस तरह से धीरे धीरे वह विकास की ओर अग्रसित हुआ, माने उसकी प्रारंभिक संस्कृति और सभ्यता क्या थी। माने इन सारी घटनाओं यानी मानव विकास क्रम को एक सबक्रमबद्ध या घटनाबद्ध रखने को हम इतिहास कहते हैं। प्रारंभिक मानव ने प्रारंभ में किन किन समस्याओं का सामना किया, उसने किस तरह से नए विचारों और नए आविष्कारों को नए आविष्कार किए, यह हमें इतिहास के माध्यम से ही पता चलता है। स्टूडेंट्स, ये इतिहास हमारी उन पूर्वजों के बारे में जो हमसे पहले माने पहले उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, उनके जीवन स्तर कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, उनकी वेशभूषा क्या थी, उनका भोजन क्या था, कई तरह से यह जानने में हमारी मदद करता है। इतिहास निम्न तरह से हमारी सहायता करता है या अनेक पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिससे हम इतिहास के बारे में विशेष रूप से जान पाते हैं। सबसे पहले तो यह हमें पूर्व घटनाओं को जानने में हमारी मदद करता है। माने इससे पहले हम पूर्व के बारे में जो भी हमें जानकारी यानी पास्ट इवेंट माने हमें जो हमारे साथ बीत गया है उन सभी घटनाओं के बारे में जानकारी हमें इतिहास के माध्यम से मिलती है। यह इतिहास हमारे पूर्वजों, राजाओं, महत्वपूर्ण लोगों माने यह हमारे राजाओं, रानियों तथा उस समय जो महत्वपूर्ण लोग थे तथा सामान्य मनुष्यों के बारे में भी जानकारी देता है। माने ऐसे व्यक्ति जो राजाओं, रानियों तथा विशेष व्यक्ति होने के साथ साथ एक हमें सिंपल जीवन जीने वाले मनुष्यों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। यह यानी इतिहास हमें विविध क्षेत्रों में माने अनेक क्षेत्रों में जैसे क्या ज्ञान माने ज्ञान के विकास के क्षेत्र में माने कैसे लोगों ने धीरे धीरे करके ज्ञान में डेवलपमेंट किया एवं उन्नति के बारे में भी जानकारी देता है। माने इतिहास ये बताता है कि प्रारंभिक मानव यानी आदि मानव के समय से लेकर वर्तमान समय तक मनुष्य ने किस तरह से विकास किया और किस तरह से वह उन्नति के मार्ग पर पहुंचा। इतिहास हमें ये बताता है या इतिहास हमें कला के क्षेत्र में यानी कला के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए, वास्तुशिल्प माने वास्तुशिल्प के क्षेत्र में कौन से विकास हुए, मनुष्य ने भाषा यानी भाषा किस तरह से सीखी या भाषा के क्षेत्र में क्या विकास हुए, धर्म क्योंकि हम सभी भारत में रहते हैं, हमारे अलग अलग धर्म अलग अलग भाषाएं होने के साथ साथ माने क्या धर्म थे यानी किस तरह के मानव की संस्कृति थी और सभ्यता माने इन सभ्यता और किस तरह की आस्था माने वह किस देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनके रीति रिवाज क्या थे, इन सब की जानकारी हमें इतिहास के माध्यम से मिलती है। हम इतिहास स्टूडेंट्स, अब हम आपसे बात करते हैं इतिहास की समय सीमा के बारे में। इतिहास की समय सीमा के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्राचीन काल से लेकर अब तक जो भी है वह इतिहास की समय सीमा के अंतर्गत आता है। इसे प्रमुख रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला क्या है, प्राचीन भारत यानी प्राचीन भारत का जो समय काल था वो आदि समय यानी पुराने समय से लेकर 8वीं शताब्दी तक था।
सेकेंड पॉइंट, द मध्यकालीन भारत इतिहास, यानी मध्यकालीन इतिहास जिसे मिडिल हिस्ट्री में मिडिल टाइम कहा जाता है, यह 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक था, यानी 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल की। तो आधुनिक इतिहास माने जिसे हम आधुनिक इतिहास के नाम से जानते हैं, वह माने उसकी समय सीमा जो थी वो 18वीं शताब्दी से अब तक, माने जो भी हमारा 18वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक चलते हुए काल को हम आधुनिक इतिहास या आधुनिक समय कहते हैं। प्राचीन इतिहास माने प्राचीन इतिहास के समय के लिए या प्राचीन इतिहास को डिवाइड करने के लिए हमारे पास दो प्रकार की समय सीमाएं थी या दो प्रकार की समय सीमाएं हैं। सबसे पहले क्या है, पूर्व इतिहास। पूर्व इतिहास जिसे प्राचीन इतिहास और इतिहास के नाम से जानते हैं। दूसरा ईसा पूर्व और ईसवी। अब हम आपसे बात करते हैं पूर्व इतिहास। माने जब पूर्व इतिहास के बारे में बात करते हैं तो पूर्व इतिहास जो था उस समय हमें मानव के जीवन के बारे में कुछ भी लिखित प्रमाण नहीं थे। हमें मानव के जीवन में जानकारी हड्डियों से या उनके कई ऐसे हड्डियों के माध्यम से, कॉइन्स सिक्कों के माध्यम से, इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से या कई ऐसी जानकारियां थी जिससे हमें उसके माने पूर्व इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि पूर्व इतिहास जो था वह केवल एक जानकारियों का संग्रह था, किसी भी क्रम माने किसी भी घटना को क्रमबद्ध नहीं लिया गया था। अब हम आपको कल इतिहास माने इतिहास के बारे में तथा ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स, नाउ आई होप कि यू अंडरस्टैंड द इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास की समय सीमा क्या है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, आज मैं क्लास 6 हिंदी माध्यम के बच्चों को प्रथमा पाठा यानी पहला पाठशाला पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आपको सबसे पहले इस लेसन के शब्दार्थ पढ़ने हैं और याद भी करने हैं, और इसके बाद आप अपनी नोटबुक में शब्दार्थ लिखेंगे भी। जब भी किसी चैप्टर की स्टार्टिंग होगी तो सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखने होंगे। शब्दार्थ आपकी बुक में दिए हैं, वही आपको लिखने हैं, और लिखने इसलिए हैं कि जब भी आप कुछ लेखन कार्य करते हैं तो उसका काफी अंश आपके दिमाग में आ जाता है, यानी आपको याद होने लगता है। इसलिए आप सबसे पहले शब्दार्थ लिखें और उसके बाद पाठशाला पाठ की ये जो पंक्तियां मैं पढ़ाने जा रही हूँ आप इनका अर्थ लिखेंगे। अर्थ कैसे लिखना है उसका भी एक नियम है, जैसे कि आप सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुगंधा के पाठशाला नामक पाठ से ली गई है। यानी आपको पहले अपनी पुस्तक का नाम बताना है और उसके बाद लेसन का नाम बताना है। संस्कृत सुगंधा के पाठशाला नामक पाठ से ली गई है। उसके बाद आप किन पंक्तियों का अर्थ बताने जा रहे हैं या लिखने जा रहे हैं उसका आपको संकेत देना होगा। तो ये संकेत है एषा डैश 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 उपविष्टा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पंक्तियों का हम अर्थ बताने जा रहे हैं। तो ये आपका संकेत हो गया। ये तरीका हर एक लेसन में ऐसे ही आपको करना है। फिर इसके बाद अर्थ लिखेंगे। अब मैंने ये संस्कृत की पंक्तियां आपके लेसन से ही ली हैं, पाठशाला पाठ से, तो मैं एषा से लेकर के उपविष्टा तक का अर्थ आपको पढ़ाऊंगी। तो ध्यान से सुने। एषा छात्रा पाठशालाम गच्छति। एषा मीन्स यह छात्रा पाठशाला जा रही है, जाती है या जा रही है। इनके लिए हम लट लकार का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जाती है या जा रही है दोनों ही सही है। आपकी बुक में यहाँ विसर्ग लगा हुआ है बच्चों,
और यहाँ गच्छन्ति लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, गच्छति करिए। गच्छति एक वचन है और गच्छन्ति बहुवचन है, तो यहाँ गच्छति होगा, गच्छन्ति नहीं, इस बात का ध्यान दें। तो एषा छात्राः, यह छात्रा पाठशाला जा रही है। पाठशालायां अनेकाः छात्राः पठन्ति। पाठशाला में अनेकों छात्राएं पढ़ती हैं। पठन्ति पढ़ती हैं। एषा सप्तमी कक्षा, यह 7वीं कक्षा है। कक्षायां छात्राः आसन्नदिकासु तूषणीम् उपविष्टाः। कक्षायां, कक्षा में छात्राएं आसन्निदासु यानी कुर्सियों पर बैठी है। आसन्निकासु चुप बैठी है। कक्षा में छात्राएं कुर्सियों पर चुप बैठी हैं। तदैव तभी अध्यापिका कक्षायां प्रविशति। तभी यहाँ संधि है, तदा प्लस एव, वृद्धि संधि है। जब दो या दो से अधिक शब्द कहीं जुड़े होते हैं तो उसे संधि कहते हैं। अब आप इनका विच्छेद कर देंगे तो तदा प्लस एव। तभी अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करती है। छात्राः उत्तिष्ठन्ति, छात्राएं खड़ी हो जाती हैं। अध्यापिका च नमन्ति, और अध्यापिका को नमस्कार करती हैं। अध्यापिका छात्राः वदति, अध्यापिका छात्राओं से कहती हैं या बोलती हैं, स्वस्ति कल्याण हो। स्वस्ति कल्याण हो, उपविष्टः बैठ जाओ। अध्यापिका छात्राओं से कहती है, स्वस्ति मीन्स कल्याण हो, उपविष्टाः बैठ जाओ। तो आप इस संकेत का अर्थ ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, बेटा कर लेना, आसन्निकासु, ठीक है। तो इस पैसेज का अर्थ समाप्त हो गया है। हाँ बच्चों, देखिए दूसरा संकेत, एक संकेत का अर्थ आप पढ़ चुके हैं। दूसरा संकेत है काष्ठ फल के से लेकर के अस्थि तक। बच्चों एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ये संस्कृत पंक्तियां अपनी कॉपी में नहीं लिखनी है। ये तो मैं सिर्फ आपको इसका अर्थ पढ़ाने के लिए यहाँ बोर्ड पे लिख रही हूँ। आपको इन पंक्तियों का अर्थ नहीं लिखना है। ये संस्कृत पंक्तियां कॉपी में नहीं लिखनी है, सिर्फ अर्थ लिखना है। संकेत डालेंगे, उसके बाद सीधे अर्थ लिखेंगे। ओके, तो देखिए पहला संकेत हो चुका है, दूसरा ये काष्ठ फल के डैश डैश, ठीक है। अब देखिए काष्ठ फल के मंजूषा अस्ति, मेज पर, काष्ठ फल के मेज पर, मंजूषा मीन्स डिब्बा है। अद्य आज मंजूषायां चाकगुलिकाः न सन्ति। अद्य मीन्स आज, मंजूषायां डिब्बे में, चाकगुलिकाः चौक, न सन्ति नहीं, आज डिब्बे में चौक नहीं। अध्यापिका आदिशत, अध्यापिका आदेश देती है। सुनीरा गच्छतु, सुनीरा जाओ। चाकगुलिकाः च कार्यालयात् आनयतु, और कार्यालयात् कार्यालय से चौक, आनयतु मीन्स ले आओ। चा मीन्स संस्कृत में बच्चों चा बाद में लगाते हैं, जैसे राम और श्याम। इसको संस्कृत में जब हम लिखेंगे तो रामः श्यामः च, रामः च श्यामा नहीं लिखेंगे, हम चा बाद में लगाते हैं, और जब उसका हिंदी अर्थ बोलते हैं तो और बीच में लगाते हैं। रामः श्यामा च, इसका हिंदी रूपांतर होगा राम और श्याम। तो ऐसे ही यहाँ पर भी चा बाद में लगा हुआ है। सुनीरा जाओ और चौक, कार्यालय से चौक लाओ। सुनीरा चाक गुलिका आनी, यहाँ विसर्ग नहीं होगा। सुनीरा चाक गुलिका आनी फलके स्थापयति। सुनीरा चौक लेकर, आनी मीन्स लेकर, फलके स्थापयति मेज पर रख देती है। अध्यापिका चाक गुलिकया श्याम पट्टे लिखती। अध्यापिका चौक से श्याम पट पर लिखती है। बालिकाः अध्यापिकायाः संस्कृतं पठन्ति।
जब। ताह मीन्स वे, ये ताह प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। सा ते ताह स्त्रीलिंग में ऐसे रूप चलता है तब का, तो ये बहुवचन है। जब वे शोर करती हैं, कोलाहलम कुर्वन्ति, शोर करती हैं। अध्यापिका बालिका वदति, अध्यापिका बालिकाओं से बोलती है या कहती है। युवां किमर्थं वदतः, युवां यहाँ त्वम युवां यूयम, युवां जो है मध्यम पुरुष द्विवचन है बेटा। तुम दोनों क्यों बोल रही हो बेटा? एक मिनट जरा सा, एक लाइन यहाँ पर और ऐड होगी। ये लाइन है, हाँ, जब वे शोर करती हैं, अध्यापिका बालिकाओं से कहती है। अलम कोलाहलम माकुल, बेटा एक लाइन इसमें छूट गई है, मैं इसे फिर से लिख रही हूँ, ध्यान से देखिए। हाँ, जब वे शोर करती हैं तो अध्यापिका बालिकाओं से कहती है। अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। तूष्णीम उपविष्टः, तूष्णीम तिष्ठत्, तूष्णीम तिष्ठत्। जब वे शोर करती हैं तो अध्यापिका बालिकाओं से कहती है। अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। तूष्णीम तिष्ठत्, चुप बैठ जाओ। तथापि सुनीरा सुनीता च परस्परं वदतः, तथापि सुनीरा सुनीता च परस्परं वदतः, तथापि फिर भी सुनीरा और सुनीता आपस में बोलती रहती है। तदा अध्यापिका वदति, तदा अध्यापिका वदति, तब अध्यापिका बोलती है। युवां किमर्थं वदतः, तुम दोनों क्यों बोल रही हो? किमर्थं, तुम दोनों क्यों? युवा मीन्स तुम दोनों, किमर्थम मीन्स क्यों या किस लिए, तुम दोनों क्यों बोल रही हो। नेक्स्ट लाइन है। सा सुनीराया अभ्यास पुस्तिकाम, सा सुनीराया अभ्यास पुस्तिकाम अपूर्णम प्राप्तम, अपूर्णम प्राप्तम। अब इस लाइन का अर्थ देखिए। वह सुनीरा की अभ्यास पुस्तिका को अपूर्ण पाती है। अतः सा क्रोध्यति, अतः मीन्स इसलिए, इसलिए वह क्रोधित होती है या इसलिए वह क्रोध करती है। तुम दोनों क्यों बोल रही हो? वह सुनीरा की अभ्यास पुस्तिका को अपूर्ण पाती है, इसलिए वह उस पर क्रोध करती है। नेक्स्ट लाइन है। तदा सुनीरा अध्यापिकां प्रतिवदति, तदा सुनीरा अध्यापिकां प्रतिवदति। इस लाइन का अर्थ देखिए। तब सुनीरा अध्यापिका को उत्तर देती है। तत् क्षम्यताम आर्ये, तत् क्षम्यताम आर्ये, आर्ये क्षमा करें, क्षम्यताम क्षमा करें। पुनः एवं न करिष्यामि, एवं न करिष्यामि। आपकी बुक में बेटा यहाँ एव लिखा हुआ है, यहाँ एव नहीं होगा, एवं होगा। एव मीन्स होता है कि, और एवं मीन्स इस प्रकार या ऐसा। तो इस लाइन का अर्थ देखिए। तब सुनीरा अध्यापिका से बोलती है, आर्य क्षमा करें, फिर ऐसा नहीं करूंगी। क्लियर है?
तदा सुनीरा अवधानेन कार्यं करोति। तदा सुनीरा अवधानेन कार्यं करोति। तब सुनीरा अवधानेन मीन्स ध्यान से कार्य करती है। अध्यापिका सुनीरां न दंडयति। अध्यापिका सुनीरां न दंडयति। अध्यापिका सुनीरा को दंड नहीं देती है या अध्यापिका सुनीरा को दंडित नहीं करती है। तो देखिए बच्चों एक बार फिर से, मेज पर डिब्बा है, आज डिब्बे में चौक नहीं है। अध्यापिका आदेश देती है सुनीरा जाओ और कार्यालय से चौक लाओ। सुनीरा चौक लेकर मेज पर रख देती है। अध्यापिका चौक से श्याम पट पर लिखती है। बालिकाएं अध्यापिका से संस्कृत पढ़ती है। जब वे शोर करती हैं, अध्यापिका बालिकाओं से बोलती है शोर मत करो। पूषणीं तिष्ठत, चुप बैठ जाओ। तथापि फिर भी सुनीरा और सुनीता आपस में बोलती रहती हैं। तब अध्यापिका कहती है गुवां किमर्थं वदथा, तुम दोनों क्यों बोल रही हो। सा सुनीरायाः अभ्यास पुस्तिकाम् अपूर्णं प्राप्तं, वह सुनीरा की अभ्यास पुस्तिका को अपूर्ण पाती है। अतः सा क्रोधयति, इसलिए वह क्रोध करती है। तब सुनीरा अध्यापिका को उत्तर देती है हे आर्य क्षमा करें, पुनः एवं न करिष्यामि, पुनः ऐसा नहीं करूंगी या फिर ऐसा नहीं करूंगी। तदा सुनीरा अवधानेन कार्यं करोति, तब सुनीरा ध्यान से, अवधानेन मीन्स ध्यान से कार्य करती है। अध्यापिका सुनीरा को दंड नहीं देती। तो बच्चों ये पहले पाठ का अर्थ समाप्त हो गया है और इसके बाद मैं इसका अभ्यास कार्य कराऊंगी। सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से अपना लेखन कार्य करेंगे। इसे आपको नोटबुक में लिखना है। पहले शब्दार्थ लिखे, फिर अर्थ लिखे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Myself Rakesh Kumar, science teacher of Group of Shivaji Institution. साइंस क्लास में 6th क्लास के हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। इस क्लास में अब एक्सरसाइज यानी अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। तो अभ्यास कार्य में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनिए, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन है इसमें। तो पहले वाला का नंबर में है निम्न में कौन सा एक अनाज है। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, जीरा, चावल, धनिया और चना। तो चना अनाज है, ये मसाले हैं, चावल धान से मिलता है और चना ये अनाज के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इसका 4th ऑप्शन सही है। अब खा पार्ट है इसका, शक्कर यानी चीनी प्राप्त होती है। चीनी हमको किससे प्राप्त होती है ये बताना है। पहला पार्ट है इसका पपीते से, नंबर दूसरा है खाद्य से, नंबर तीसरा है गन्ने से और नंबर चौथा है तुलसी से। तो चीनी हमको, चीनी या शक्कर हमको गन्ने से प्राप्त होती है। तो इसका 3rd ऑप्शन सही है। ग नंबर शहद में होता है। शहद में 4 ऑप्शन है, शक्कर, खनिज, एंजाइम और चौथा पार्ट है ये सभी। तो शहद में चीनी भी होती है, खनिज भी होती है और एंजाइम भी होता है। तो इसका मतलब है ये सभी। इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, 4th ऑप्शन। ठीक, अब घ नंबर जंतु जो अंडे देते हैं। 4 ऑप्शन है, बकरी एवं मुर्गा, ऊंट एवं बकरी, 3rd पार्ट है ऊंट एवं बतख और 4th पार्ट है मुर्गी एवं बतख। तो देखो बकरी अंडे नहीं देती है, इसमें ऊंट भी नहीं देते, ऊंट और बकरी दोनों नहीं देते हैं। इसमें ऊंट नहीं देता है, बतख तो अंडे देती है। लेकिन ये 4th ऑप्शन में मुर्गी एवं बतख ये दोनों सही हैं, इसलिए इसका
चौथा पार्ट सही है। अंगा नंबर, दूध परिपूर्ण होता है। तो दूध में पहला ऑप्शन है कैल्शियम से, नंबर दूसरा प्रोटीन से और नंबर तीसरा कार्बोहाइड्रेट से। चौथा पार्ट है इन सभी से। तो दूध में ये सभी चीजें उपलब्ध होती है, कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो अतः इसका चौथा पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थान भरिए। तो का नंबर है रिक्त स्थान भरने में, हम शकरकंद की खाली स्थान खाते हैं। शकरकंद की हम क्या खाते हैं, जड़। तो हम शकरकंद की जड़ खाते हैं। खा नंबर, वनस्पतियां ये खाली स्थान में है, खाली स्थान उत्पादक कहलाते हैं। तो हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको उत्पादक कहते हैं। तो वनस्पतियां उत्पादक कहलाते हैं। गा नंबर, शहद एक खाली स्थान उत्पादक है। शहद एक जंतु उत्पादक है क्योंकि मधुमक्खी से मिलता है। शहद एक जंतु उत्पादक है। घा नंबर, दूध फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान है, कैल्शियम से भरपूर होता है। तो क्या कैल्शियम से भरपूर होता है, दूध। फिल इन द ब्लैंक्स में दूध भरेंगे, दूध कैल्शियम से भरपूर होता है। इसी प्रकार से अंगा नंबर, खाली स्थान एक दुग्ध उत्पाद है। आपने मैंने यहाँ पनीर भर दिया है, पनीर एक दुग्ध उत्पाद है। आप घी भी कह सकते हैं, इसमें मक्खन भी कह सकते हैं। तो पनीर मैंने भर दिया, पनीर एक दुग्ध उत्पादक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, सही मिलान कीजिए। सही मिलान में पहला है का नंबर, जड़। आपको ये ए कह दीजिए, लिस्ट ए और ये बी कह दीजिए। तो लिस्ट बी में आपको देखना है कि जड़ के सामने कौन सा आएगा। तो कौन सी जड़ है, वो है गाजर। तो जड़ के सामने आप का नंबर लिख दिया, यानी इसको ठीक सामने सामने ही लिखेंगे। और फिर है तना। तना कौन सा है इनमें से, तो अदरक। अदरक तना है, भूमिगत तना है। तो खाइए हो गया सही। अब पत्तियां, पत्तियां कौन सा होगा, पालक। पत्तियों में यानी पालक में एक गा आएगा, ठीक। और अब फूल, फूल किसका होगा, फूल गोभी, यानी ये होगा घा नंबर, घा। और अन्ना आपका क्या रह गया, बीज, कॉफी। तो ये हो गया अन्ना नंबर। तो आपका अभ्यास कार्य भी पूरा हो गया। तो बच्चों आपका चैप्टर फर्स्ट समाप्त हो गया। अब अगली क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज बस यहीं तक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, क्लास 6H में ये सब्जेक्ट कंप्यूटर की क्लास है आपकी। आज कंप्यूटर प्रोग्राम चैप्टर 1 में मैं हाई लेवल लैंग्वेजेस पढ़ाऊंगी। कल बच्चों हम लोगों ने 3 हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था, बेसिक, फोटोन और लोगो। आज हम लोग पढ़ेंगे कोबोल, पास्कल, सी एंड C++। कोबोल लैंग्वेज क्या होती है? कोबोल का कल भी मैंने ये बताया था बच्चों कि जब हम लोग कोई भी लैंग्वेज जब पढ़ेंगे तो आपके जो क्लास 6 में जो कोर्स में है उस लैंग्वेज का फुल फॉर्म किसने डेवलप किया है और इसका क्या यूज है, बस इतना ही आपको लिखना और बहुत डिटेल में इसमें नहीं करना है, ठीक है। तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है जनरली ये कमर्शियल एप्लीकेशन, कमर्शियल का मतलब क्या है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यापारिक एप्लीकेशंस के या व्यापारिक अनुप्रयोगों के लिए थी। इसको 1960 में कोडेसिल एक ग्रुप था, जैसे मान लीजिए
कहीं रिसर्च में कोई बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है। तो कोडेसिल जो क्या था, वो एक ग्रुप था जिसका पूरा नाम था कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज। ओके, इसका नाम क्या था, कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज। इस ग्रुप ने 1960 में कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का आविष्कार किया। और ये किसने यूज हो रही थी, कॉमन कमर्शियल लैंग्वेज थी। तो कमर्शियल लैंग्वेज का मतलब क्या था कि ये लैंग्वेज जो थी इसमें इनपुट आउटपुट फंक्शंस बहुत आराम से यूज होते थे, इसमें प्रोग्रामिंग करना इजी था। लेकिन प्रोग्रामिंग के साथ साथ इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें जो एरर्स आती थी उनको रिमूव करना टिपिकल होता था। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास सेकंड लैंग्वेज आती है पास्कल। पास्कल जो है वो पास्कल लैंग्वेज को 1971 में प्रोफेसर निकोलस विर्थ ने डेवलप किया था। किसने किया था, 1971 में प्रोफेसर निकोलस विर्थ ने डेवलप किया था। और ये एक साइंटिस्ट थे ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल के नाम पर इनका नाम जो है वो, इस लैंग्वेज का नाम पास्कल रखा गया था। बहुत सारे लोग इसमें ये कंफ्यूज होते हैं कि पास्कल है तो ब्लेस पास्कल ने ही इसको डेवलप किया और अपने नाम पे, ऐसा नहीं था। इसको 1971 में प्रोफेसर निकोलस वर्थ ने डेवलप किया था। कोबोल, पास्कल, सी, ये आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से इसका बस वर्जन होता चला गया, जिसने कोबोल के बाद फिर इसमें प्रोग्रामिंग करना इजी था। इसमें इनपुट आउटपुट फंक्शंस थे, जो फंक्शंस इसमें थे एडिशनल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, और सारी चीजें इसमें और एडिशनल प्रोग्राम थे। मेनली ये जो लैंग्वेज थी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए बनाई गई थी। तो इसमें भी आपके इनपुट आउटपुट फंक्शंस थे। ये बहुत जो है, ये जो अभी आगे जो आप सी लैंग्वेज पढ़ोगे बहुत कुछ मिलती जुलती सी लैंग्वेज जैसी ही थी। ठीक है, इसमें भी आप जितने मैथमेटिकल और स्ट्रिंग फंक्शंस हम लोग कर सकते थे सारे। तो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोबोल आपकी थोड़ी टफ थी, उसमें एरर फाइंड आउट करना, इनपुट आउटपुट फंक्शन जरूर थे पर एरर फाइंड आउट करना टफ था। पर पास्कल जो थी, पास्कल के कमांड्स जितने भी फंक्शंस थे वो इजी टू यूज थे यूजर के लिए, और ये मेनली जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट अब आपका आता है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस, इस समय सभी लोग इनसे अवेयर भी होंगे कि सी और सी लैंग्वेज क्या है। सी लैंग्वेज को 1972 में डेनिस रिची ने डेवलप किया था। इसको एक बेल लैबोरेटरी या बेल प्रयोगशाला में इसको डेवलप किया गया था। बेल लैबोरेटरी आपकी टेलीफोन बनाने वाली एक कंपनी थी फॉरेन की, और जिसने जहां पर ये आपका डेनिस रिची ने 1972 में डेवलप किया था। एक तरह से आप इसको पास्कल में का ही समझ लीजिए, इसका बहुत कुछ मिलते जुलते इसके कमांड और वैसे ही था। इसमें प्रोग्राम करना भी करीब करीब सिमिलर ही था। और ये भी आपकी जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए बनाई गई थी। ये एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ये कैसी लैंग्वेज थी, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग भाषा थी। और इसमें प्रोग्राम जो है इसमें स्ट्रक्चरल थी, तो यानी कि आप बड़े बड़े जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम थे उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरह से बनाया जा सकता था। तो इसमें एरर फाइंड आउट करना यूजर के लिए और प्रोग्राम को समझना बहुत आसान था। आपको पता होगा कि बहुत जो आपका जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी लैंग्वेज पर ही बनाया गया। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज पर ही बनाया गया, सी लैंग्वेज ही उसमें यूज करी गई है बनाने के लिए। तो जैसे यहीं से शुरुआत हो गई थी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज का भी यूज हुआ। नेक्स्ट अब आपका आता है C++ लैंग्वेज। सी और C++ नाम मिलते जुलते हैं पर है दो अलग अलग ही लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है कि ये सी का ही एडवांस लैंग्वेज है। अगर देखा जाए तो ये तीनों सीरीज में ही चलती है, पास्कल, सी और C++। ठीक है, ये आपकी इसको कहते हैं कि ऊप कंसेप्ट पे थी। ऊप कंसेप्ट का मतलब होता है दिस इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट
ओरिएंटेड, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा थी। मेनली ये जो है वो यूजर इंटरफेस प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए बनाई गई थी। इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 1 आज यहीं पे क्लोज होता है। आपको इस चैप्टर में जितने भी आपके ये फुल फॉर्म, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस दी हैं, इनके फुल फॉर्म, इनको कब डेवलप किया गया है और किसने डेवलप किया गया है और इसको क्यों डेवलप किया गया, ये 4 पॉइंट्स आपको इसके लर्न करने हैं। आपके में चैप्टर में बहुत डिटेल में जो है वो एक नहीं दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस जब पढ़ते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर में हम लोग, हाई लेवल का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश के हम लोग अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं और आपका यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज है और कंप्यूटर जो है वो मशीन जो है वो मशीन लैंग्वेज समझती है। तो इसमें क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज जो है आपकी, इसमें ट्रांसलेटर्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? ट्रांसलेटर, जिसको कि हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे हैं उनको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भाषा अनुवादक, ये 2 लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज होते हैं। एक है इंटरप्रेटर और दूसरा है कंपाइलर। दूसरा आपका है कंपाइलर। इन दोनों में अंतर क्या होता है? एक आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन भी आपके बुक में दिया हुआ है कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में अंतर रखिए, अदरवाइज इसको बहुत डिटेल में कहीं नहीं दिया आपके बुक में। इंटरप्रेटर क्या करता है? सबसे पहले तो आपको इंटरप्रेटर में यही लिखना है कि इंटरप्रेटर आपका एक भाषा अनुवादक प्रोग्राम है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो पहला पॉइंट तो इसका यही है कि ये क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये किस लैंग्वेज में यूज होता है? बेसिक लैंग्वेज में आपका इंटरप्रेटर जो है वो यूज होती है। तीसरा करता क्या है ये काम, इंटरप्रेटर क्या करता है आपका कि अगर आपके प्रोग्राम में जो अगर 10 लाइनें दी हुई हैं तो वो क्या करेगा, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, एक एक लाइन को अनुवाद करेगा। सपोज अगर आपकी 1 2 3 4 5, दिस इज द 5 लाइन्स है आपकी, ये आपकी 5 लाइनें प्रोग्राम की दी हुई है। तो अगर उसने फर्स्ट लाइन में अगर उसको एरर मिल जाती है तो वो क्या करेगा, पहली लाइन में ही प्रोग्राम रोक देगा, वो आगे भी प्रोग्राम को रीड नहीं करेगा जब तक आप इसकी एरर रिमूव नहीं कर दोगे। तो यानी कि वो प्रोग्राम के सभी लाइंस को या सभी कमांड्स को लाइन वाइज एग्जीक्यूट करता है या क्रियान्वित करता है। तो वो क्या करता है, एक समय में प्रोग्राम की एक ही लाइन को ट्रांसलेट करता है, ठीक है बच्चों, ये एक ही लाइन को ट्रांसलेट करता है। जबकि आपका जो कंपाइलर है वो क्या करता है, कंपाइलर में भी यही चीज है कि पहला पॉइंट तो इसका यही होगा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है। और ये कहां पे यूज होता है, ये आपका C और C++ लैंग्वेज में आपका कंपाइलर यूज होता है। कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। ये क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। तो मेन डिफरेंस यही होगा कि ये एक समय प्रोग्राम की एक ही लाइन को ट्रांसलेट करता है और ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। तो सीधी सी बात है कि ट्रांसलेटर जो है वो ट्रांसलेट करने में अधिक समय लेता है, जबकि कंपाइलर जो है वो कम समय लेता है। तो
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।